जामुन और तरबूज बेचने वाली चुड़ैल। लड्डूपुर के एक छोटे से गांव में हिमांशी नाम की एक औरत तरबूज और जामुन बेच रही थी। मीठे मीठे तरबूज और जामुन ले लो। अरे वाह, तरबूज और जामुन। अरे बेटा, जरा मुझे भी तो दे दो। अभी देती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, पहले तो यहाँ पर हरिओम नाम का एक आदमी जामुन और तरबूज बेचता था, लेकिन आजकल तुम इसकी जगह कैसे आ गई हो? वो चाचा जी, मेरे पति। अरे हिमांशी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज रहने दीजिए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। सब कुछ ठीक है, ये बस तुम्हारा वहम है। अब मुझे काम पर जाने दो। हरिओम रास्ते में था। सब कुछ ठीक ही तो है। ये हिमांशी भी ना बेकार में ही चिंता करती है। हरिओम चल ही रहा था कि तभी उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है और उसका पाँव टूट जाता है। आए आए हाय आए, अरे मार दिया रे, अरे मार दिया मुझे। अब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक हूँ, मेरा पैर कुचल कर पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अरे बहुत दर्द हो रहा है। आप मेरे साथ चलिए। वो कार ड्राइवर हरिओम को अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले जाता है और फिर उसे उसके घर छोड़ देता है। और तब से अपने पति का इलाज कराने और अपना घर चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। तुम्हारे पति के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा बेटा, लेकिन जो है तुम्हें तुम्हारे पति की कितनी चिंता है, ये देखकर हमें काफी अच्छा लगा है। ठीक है, चलता हूँ, अब अपना ध्यान रखना। हिमांशी अगले दिन फिर से फल लेकर बाजार आ जाती है। मीठे मीठे जामुन और तरबूज ले लो। अरे बहन, जरा हमें भी दे दो। अभी देती हूँ। वैसे हिमांशी बहन, एक बात पूछूं, क्या ये तुम्हारे बगीचे के जामुन और तरबूज है? नहीं तो क्यों? पूरे बाजार में ऐसा स्वाद कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए पूछ लिया। चलती हूँ। वो औरत चली गई, लेकिन वो हिमांशी को एक बहुत अच्छा आइडिया दे गई। अगर मैं इन्हें अपने पति के छोटे से खेत की जमीन पर लगाऊं, तो मुझे दुगना मुनाफा होगा और फिर मैं अपने पति का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा पाऊंगी। फिर क्या था, हिमांशी घर जाकर उस खेत में ऊपर जामुन और नीचे तरबूज के पौधे बो देती है। अब हिमांशी को पौधे लगाए लगभग 1 साल हो गए थे और उन पौधों पर बहुत तेजी से स्वादिष्ट जामुन और तरबूज भी आने लगे थे। हिमांशी रोज उन्हें बाजार में बेचती और अच्छा मुनाफा कमाती थी। तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो और एक मैं हूँ। ऐसा क्यों कहते हो? आप एक बार सही हो जाओ, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करने वाली। हाँ, मैं तो रानियों की तरह राज करूंगी। जरूर जरूर। अब मैं चलती हूँ। हिमांशी फल लेकर बाजार की तरफ निकल जाती है। मीठे मीठे जामुन और तरबूज ले लो। क्या है, जरा हम भी तो देखें। जामुन और तरबूज है भैया। ओह अच्छा। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे चल। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे कोई तो मेरी मदद करो। ये ले तू भी। हिमेश हिमांशी को जोर से धक्का मारता है और उसका सर एक पत्थर में लग जाता है। बेचारी हिमांशी वहीं मर जाती है और बाजार में खड़े सारे लोग बस ये तमाशा देख रहे थे। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझे? हिमेश भाई, हमने इस औरत को तो ठिकाने लगा दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब से ये जगह हमारी है, हम जो चाहे वो यहाँ कर सकते हैं, समझा? और हाँ, अगर किसी ने भी और समझदार बन इस घटना के बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझे? सभी बहुत डर जाते हैं। हिमांशी की मौत की खबर उड़ते उड़ते हरिओम तक पहुंच जाती है। हे भगवान, मेरी पत्नी तो कितनी साफ दिल की थी और कितनी अच्छी इंसान थी, तूने उसके साथ ऐसा क्यों होने दिया भगवान? अरे मैं ही पागल था जो उसे मैंने अकेला छोड़ा। मुझे भी मर जाना चाहिए उसके साथ, लेकिन ये मनहूस मौत मुझे आती भी तो नहीं है। हरिओम रोते हुए खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी हिमांशी उसके पास आ जाती है और वो अपने इंसानी रूप में ही थी। आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? हे भगवान, हिमांशी तुम जिंदा हो, लेकिन बाहर तो सब। जानती हूँ। हाँ, बाजार में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरे सर पर चोट लगी है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिमांशी हरिओम से झूठ बोल देती है, लेकिन वो मर चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। अगले दिन हिमांशी फिर से जामुन और तरबूज लेकर बाजार जाने की तैयारी करने लगती है। रुको हिमांशी, तुम क्या कर रही हो?
काम की तैयारी। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। पता है कल की बात सुनकर मेरा कलेजा निकला जा रहा था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जो बीत गया अब वो बस एक सपना है हरिओम। आप मुझे जाने दीजिए। मुझे आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। पर मुझे एक मौका और दे दीजिए। अच्छा ठीक है। हिमांशी बाजार पहुंच जाती है। उसके सर पे पट्टी बंधी थी। सभी उसे देखकर थोड़े हैरान होते हैं। मीठे मीठे तरबूज और जामुन ले लो। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। अब हरिओम भी ठीक होने लगा था। एक दिन हिमांशी को किशोर एक बूढ़े आदमी को परेशान करता हुआ दिखाई देता है। जितने भी पैसे हैं चचा मुझे दे दो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। क्या है? इन्हें क्यों परेशान कर रहा है? जैसे ही किशोर हिमांशी की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तू यहाँ कैसे? तुझे तो मैंने। हिमांशी का किशोर को देखते ही खून खौल जाता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू तो मरेगा। चुड़ैल बचाओ मुझे। अब तो नहीं बचेगा। हिमांशी उसे मार देती है। सभी बाजार में बहुत डर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हरिओम हिमांशी को देखने को बाजार में निकला हुआ था। अचानक लोगों की भीड़ देखकर वो भी वहां आ जाता है। नहीं छोड़ूंगी, जिसने भी मेरे साथ गलत किया था वो नहीं बचेगा। किशोर को ढूंढते हुए शिव और हिमेश भी वहां पहुंच जाते हैं। किशोर किशोर उठ, तेरी हालत ये किसने कर दी मेरे भाई? अब कोई भी नहीं बचेगा। बचेगा तो तू भी नहीं। चुड़ैल, यहाँ तो चुड़ैल है। भागो हिमेश भाई भागो। ऐसे कैसे? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तरबूज जामुन कुछ याद आया? तभी उन्हें हिमांशी के साथ किया हुआ सब कुछ याद आ जाता है। आ गया। हमें जाने दो चुड़ैल। हमें माफ कर दो। हम अब किसी के साथ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे। अब बहुत देर हो गई। अब तो तुम्हारा मुजरा पूरे बाजार में निकलेगा। हिमांशी शिव और हिमेश को भी मार देती है। सभी बहुत डरे हुए थे। वो चुड़ैल अपने सबसे ज्यादा भयानक रूप में थी। तभी भीड़ से निकलकर हरिओम वहां आ जाता है। हिमांशी मैं जानता हूँ कि ये तुम ही हो, है ना? हाँ, आप यहाँ कैसे? हाँ, ये मैं ही हूँ। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मर तो मैं उसी दिन गई थी जब आप तक ये खबर पहुंची थी, लेकिन मुझे आपका इलाज कराना था, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो। देखो अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। हिमांशी, अब तुम मुक्त हो सकती हो। लानत है मुझ पर अगर मैं अपनी पत्नी को मरने के बाद भी शांति न दिला सकूं। आप ठीक हो गए, यही मेरा यहाँ आने का मकसद था। अब मैं चलती हूँ, अलविदा। हिमांशी वहीं पर गायब हो जाती है। सभी खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पेड़ पर रात के अंधेरे में 5 चुड़ैल बच्चियां बैठी होती हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख तो मुझे अभी लगी है। जरा वहाँ देखो, इस लड़की की माँ और उसके पिता कितने प्यार से उसे आइसक्रीम खिला रहे हैं। काश हमारे माता पिता भी होते तो वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही रहते। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन उस हादसे के बाद से हम सभी अलग हो गए। अब हमारे माता पिता कहाँ हैं? हमें कुछ भी नहीं पता। क्या पता इस कार एक्सीडेंट के बाद हमारी माता पिता को मुक्ति मिल गई हो। अगर ऐसा है तो हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? हमें भी तो मुक्ति मिलनी चाहिए थी। अरे अब ये बातें बंद करो, चलो अपने लिए खाना ढूंढने चलते हैं। वो 5 चुड़ैल पेड़ के ऊपर से आकाश में उड़ते हुए अपने लिए खाना ढूंढ रही होती हैं। तभी मंजुलिका की नजर एक मोटे से पियक्कड़ आदमी के ऊपर पड़ती है। मैं जानती हूँ मंजुलिका, तुम्हें वो आदमी बहुत स्वादिष्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन हम उसे मारकर नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? बोलो मत, हम सभी चुड़ैले हैं और हमारे पास भूतिया शक्ति भी है। तभी अनुष्का को एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर नजर आता है। चलो बहनों, वहाँ चलते हैं, जरूर वहाँ पर हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। वो 5 उस कूड़े के ढेर के पास आकर रुकती हैं और वहाँ अपने लिए खाना ढूंढने लगती हैं। तभी सबसे छोटी शिखा की नजर अंदर बैठी हुई एक औरत के ऊपर पड़ती है। जरा देखो वहाँ पर वो औरत किस प्रकार रो रही है। लगता है वो औरत बहुत ज्यादा परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो औरत रो क्यों रही है? मुझे तो इसके होश की खुशबू आ रही है, चलो उसको मार कर खाते हैं।
ऐसा सोचना भी मत मंजुलिका, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें उस औरत के पास जाने से पहले अपना भेष बदलना होगा। मोहिनी की बात सुनने के बाद सभी चुड़ैल बच्चियां अपना भेष बदल लेती हैं और उस रोती हुई औरत के पास पहुंच जाती हैं। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम पांचों लड़कियां इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है? सभी लोग हमसे डरते हैं, भला हम क्यों डरेंगे? अरे ये तो बस ऐसे ही बोल रही है, इसकी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। तुम बच्चियों को यहाँ इतनी रात में नहीं होना चाहिए था। चलो मेरे साथ। ममता उन पांचों को अपनी एक झोपड़ी में ले आती है। क्या तुम पांचों ने खाना खाया है? नहीं, हम पांचों बहुत गरीब और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ममता खाना बनाकर उन पांचों को खिला देती है, जिसके बाद ममता उनसे पूछती है, तुम पांचों के माता पिता कहाँ पर हैं और तुम रहती कहाँ हो? पेड़ पर रहती हैं हम पांचों। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई घर नहीं है, हम पेड़ के नीचे रहती हैं। इसका मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, जैसे कि मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ। ये सुनने के बाद उन पांचों बहनों को इस बूढ़ी औरत के लिए बहुत दया आती है। मोहिनी कुछ देर के लिए अपनी बहनों को बाहर लेकर आती है और उनसे कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम पांचों बहनें इस औरत के साथ रहें। ये बेचारी अकेली है और हमें भी माँ का प्यार चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इनके साथ रहना है। मोहिनी की चारों बहनें उसकी बात मान लेती हैं, जिसके बाद मोहिनी अपनी बहनों के साथ वापस झोपड़ी के अंदर आती है और ममता से कहती है, हम पांचों की जिंदगी में आप जैसी माँ की कमी है और आपकी जिंदगी में हमारी जैसी बेटियों की कमी है, तो क्यों ना हम आज से एक साथ रहना शुरू कर दें। ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन पांचों को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ममता उन पांचों को अपने साथ अपनी उस झोपड़ी में आराम से सुला लेती है। लेकिन जैसे ही आधी रात के 3 बजते हैं, वो पांचों बहनें अपने असली रूप में आ जाती हैं। चलो चलो उठो मेरे साथ, आराम से बाहर चलो। मोहिनी के कहने पर पांचों चुड़ैल बहनें झोपड़ी के बाहर आ जाती हैं। ये तो पहली बार हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात के 3 बजे हम अपने असली रूप में आए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भूतिया शक्तियाँ बढ़ गई हैं? सही कहा, चुड़ैलों के साथ ऐसा तभी होता है जब उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। शिखा इतना कहती ही है कि तभी मंजुलिका अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए कहती है, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे सामने लजीज खाना प्रकट हो। मंजुलिका के कहते ही वहाँ पर कई प्रकार के भोजन प्रकट होते हैं। देखो तो इस भुक्कड़ को तो खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। हाँ देखो तो सही कितना खाना है यहाँ पर। हाँ सही कहा तुमने, ये तो बहुत सारा खाना है, लो खा लो तुम भी। अगर हमारी शक्तियाँ बढ़ गई हैं तो हमें अपनी इस गरीब माँ के लिए कुछ करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये टूटी फूटी झोपड़ी एक बड़े और सुंदर घर में बदल जाए। शिखा के कहते ही झोपड़ी बड़े से घर में बदल जाती है, जिसके बाद क्या बात है चुटकी, तूने तो कमाल ही कर दिया, और अब मेरी बारी है। मैं चाहती हूँ कि तेरी माँ के लिए यहाँ इतना सारा सोना पैसा इकट्ठा हो जाए कि उन्हें कभी जिंदगी में कूड़ा कचरा बीनने की जरूरत ही ना पड़े। रागिनी के इतना कहते ही वहाँ खूब सारे सोने के सिक्के और पैसे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस घर में कभी भी खाने की कमी ना हो, इसलिए इस घर में खूब सारा खाना प्रकट हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ, जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, उसके शरीर पर जख्म है, उसके सारे जख्म ठीक हो जाएं और वो सुंदर से वस्त्र में रहे। अनुष्का इतना कहते ही ममता के शरीर पर सुंदर से वस्त्र प्रकट हो जाते हैं और उसके सभी जख्म भी ठीक हो जाते हैं। तभी अचानक से ममता की आंखें खुलती हैं और वो अपने चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं हूँ? और मैंने इतने सुंदर कपड़े कैसे पहने हैं? मेरी 5 बेटियां कहाँ हैं? जैसे ही ममता उस घर से बाहर निकलती है अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए, उसके सामने वही उसकी बेटियां चुड़ैल के रूप में खड़ी होती हैं। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पांचों की पांचों अचानक से चुड़ैल में कैसे बदल गई? ममता को अपनी सच्चाई सामने आते हुए देख मोहिनी अपनी 5 बहनों की पूरी कहानी ममता को बताती है, जिसे सुनते ही ममता को बहुत दुख होता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ
वो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे इस बात का अफसोस है। लेकिन मैंने तुम्हें तब भी अपनी बेटी माना था और अब भी तुम्हें अपनी बेटी ही मानती हूँ। ममता उन्हें चुड़ैल के रूप में स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद वो उन 5 बहनों की देखभाल अच्छे से करती है और उन्हें धीरे धीरे बड़ा भी करती है। बड़े होने के बाद भी वो 5 बहनें ममता के साथ खुशी खुशी रहती हैं।